बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको AR ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अमरीकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान पर फैसला कुन, जोरदार और मुख्तसर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी अमरीकी सदर ईरान के साथ तवील जंग नहीं चाहते। मगर सवाल ये है कि क्या ईरान पर अमरीका का ये आखिरी और फैसला कुन हमला होगा? क्या इस हमले के जरिए अमरीका ईरान में मौजूद रजीम को हटा सकेगा? उन तमाम टारगेट्स को अचीव कर सकता है अमरीका इस एक आखिरी फैसला कुन हमले के जरिए? सवाल तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या ईरान अमरीका का मुकाबला करने के लिए तैयार है? ईरान ने अमरीका और इसराइल को जवाब देने के लिए क्या पॉलिसी तैयार की है? और इस जंग का मैदान कहां सजेगा? क्या ये जंग ईरान में लड़ी जाएगी, ये मशरिक़ वुस्ता के ममालिक में लड़ी जाएगी, या फिर जंग का मैदान इसराइल और तल अबीब ही होगा? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर की यह ख्वाहिश है कि अमरीका एक फैसला कुन, जोरदार और मुख्तसर कार्रवाई ईरान के खिलाफ करे। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो हमला अमरीका करने का इरादा रखता है, ये इतना ताकतवर, इतना जानदार किस्म का हमला होगा कि इस हमले के बाद ईरान पर मजीद किसी हमले की कोई जरूरत, कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। यानी इसी हमले के जरिए अमेरिका ये समझता है कि वो ईरान के अंदर रजीम को तब्दील भी कर लेगा और अपनी मर्जी की हुकूमत को भी कायम कर लेगा। अब ये ख्वाहिश है, मगर हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर हम ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग को देखें तो हमें पता ये चलता है कि पेंटागन का एक खुसूसी बहरी बेड़ा, एक अमरीकी जहाज, बहरी जहाज जो कि USS इब्राहिम लिंकन के नाम से मशहूर है, एक त्यारा जिसमें क्रूज मिसाइल हैं, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसमें लड़ाका त्यारे मौजूद हैं, वो अमेरिका से रवाना हो गया है मशरिक़ वुस्ता के लिए और आने वाले 2-3 दिन में ये मशरिक़ वुस्ता में पहुंच जाएगा। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने अपने सफीरों को, अपने शहरियों को ईरान से और इसराइल से वापस बुलाने का फैसला कर लिया है और ये सिलसिला शुरू हो गया। और ये सिर्फ ईरान और इसराइल की हद तक ये फैसला नहीं हुआ, बल्कि हम देख रहे हैं कि कतर के अंदर भी बहुत सारे ममालिक अब ये फैसला कर रहे हैं कि वो अपनी एयरलाइन सर्विस को भी बंद कर देंगे, वो अरब मुल्कों की फ़ज़ाई रूट को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो अपने शहरियों को भी वार्निंग्स जारी कर रहे हैं और अपने सफारती अमले को भी वहां से निकाल रहे हैं। पहले तो अमेरिका ने अपनी फौजों को कतर से निकालने का फैसला किया और फिर उसकी देखा देखी हमने देखा कि बरतानिया ने भी अपनी फौज को वहां से विड्रॉ करने का, अपने सफारती अमले को विड्रॉ करने का फैसला किया है। तो तैयारियां हमें ये बता रही हैं कि ये जंग मुख्तसर नहीं होगी, ये जंग तवील जंग होगी। अब जब जंग होगी तो इस बात का जो रिमोट है वो अमेरिका के हाथ में नहीं है। अमेरिका हमला कर सकता है, ये उसकी चॉइस है, लेकिन उस हमले का जवाब डिटरमिन करेगा कि इस जंग ने कितना तवील चलना है। हो सकता है कि ये जंग घंटों में खत्म हो जाए, हो सकता है ये जंग दिनों में खत्म हो जाए, हो सकता है ये जंग महीनों में चली जाए और ये सालों तक भी चल सकती है। तो इसके लिए, जंग के लिए कोई टाइम टेबल शेड्यूल करना, ये किसी की ख्वाहिश के मुताबिक जंग का चलना, ये पॉसिबिलिटी खारिज इम्कान ही इसको तस्वुर किया जा सकता है। मगर एक तरफ तो अमरीकी सदर वो जंग का मैदान से जा रहे हैं और दूसरी तरफ एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि आज अमेरिका ने ही अक़वाम मुत्तहिदा, जिसको तबाह करने में, दफन करने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी शख्स का है तो अमेरिकी सदर का है, तो वो सलामती काउंसिल का इजलास अमेरिका बहादुर ने तलब किया और उनकी दरखास्त पे तलब किया गया है
اور ایران کے ایشو پہ طلب کیا گیا ہے۔ اب سلامتی کونسل میں بھی ڈبیٹ ہوگی، یعنی ایک طرف ڈپلومیٹک چینلز کو بھی امریکہ نے انگیج کیا، جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں امریکہ واپسی کا راستہ بھی اختیار کرنا چاہتا ہے، کوئی ایسی لیگل آپشن بھی وہ چاہتا ہے جس کے ذریعے وہ فیس سیونگ لے سکے۔ یہ وہی امریکہ ہے جس نے اقوام متحدہ کے کسی بھی قاعدے اور قانون کو غزہ کے اندر قبول نہیں کیا، بلکہ ہر معاملے کے اوپر، چاہے وہ وینزویلا ہو، چاہے وہ عراق ہو، افغانستان ہو، دنیا کے دیگر ملک ہوں، جہاں جہاں امریکہ نے چڑھائی کی ہے وہاں وہاں اس نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا ہے، مگر آج وہ سلامتی کونسل میں بھی درخواست دے کر اس معاملے پر بحث کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ جو فیصلہ کن کا لفظ ہے، کہ فیصلہ کن سے مراد کیا ہے؟ کاروائی فیصلہ کن ہو، امریکہ واضح طور پر ایک بات کہتا ہے کہ اس نے اس رجیم کو تبدیل کرنا ہے، یعنی ایران کے اندر آیت اللہ خامنئی کا جو کانسیپٹ ہے، جو نظام ہے سپریم لیڈر کا، اس پورے سسٹم کو امریکہ تباہ کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا ایک محض فوجی کاروائی سے امریکہ یہ کام کر لے گا؟ آنسر از نو۔ امریکہ کیا کر سکتا ہے؟ امریکہ اس نظام کے سمبل کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، یعنی آیت اللہ خامنئی صاحب کو وہ ٹارگٹ کر سکتا ہے، ہٹ کر سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ امریکہ کے لیے بڑا آسان ٹارگٹ ہے، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں بڑا مشکل ہے۔ آسان ٹارگٹ اس طرح سے ہے کہ جس طریقے سے امریکہ کے اندر انٹیلیجنس، امریکہ کا جو انٹیلیجنس آپریٹرز ہے وہ ایران کے اندر آپریٹ کر رہا ہے سی آئی اے اور موساد کی فارم میں، وہ بڑا سٹرونگ نیٹ ورک ہے، اور ہم نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت تہران میں اتنی سخت سیکیورٹی کے اندر جس طریقے سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور آج تک نہیں پتہ لگا کہ ان کے قاتل کہاں ہیں، کون ہے، کیسے مارا گیا، ان کو شہید کیسے کیا گیا۔ تو یہ خامنئی صاحب کو بھی ہٹ کرنا کوئی بہت بڑی ڈیل امریکہ کے لیے نہیں ہوگی، مگر کیا خامنئی صاحب یہ نظام ایک فرد کے گرد گھومتا ہے؟ یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر جو تحریکیں ہیں، جو قیادتیں ہیں، جو نظریے اور فلسفی کے اوپر چلنے والی موومنٹس ہیں، وہ افراد کی محتاج نہیں ہوتی۔ افراد ہوتے ضرور ہیں، وہ میٹر کرتے ہیں، لیکن تحریکوں کی زندگی افراد کی زندگی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تحریکوں میں لوگ آتے رہتے ہیں، قیادتیں بدلتی رہتی ہیں، نظریہ فلوٹ کرتا ہے۔ یعنی آپ اسماعیل ہانیہ کو آپ نے شہید کیا تو یحییٰ سنوار آگے، یحییٰ سنوار کو آپ نے شہید کیا تو خلیل الحیہ آگے، تو قیادت چلتی رہتی ہے۔ اور اسی طریقے سے حسن نصر اللہ، حزب اللہ کے سربراہ کو آپ نے ٹارگٹ کیا، تو اگر ایران کے اندر آپ خدا نخواستہ آیت اللہ خامنئی صاحب کو اگر آپ ٹارگٹ کر بھی لیتے ہیں، تو اس کے بعد کوئی نیا خامنئی اسی نظام میں سے نکل کے آئے گا، اور پہلے سے زیادہ سٹرونگ ہو سکتا ہے، پہلے سے زیادہ انرجیٹک ہو سکتا ہے، پہلے سے زیادہ کلیرٹی کے ساتھ آ سکتا ہے، پہلے سے زیادہ دلیری کے ساتھ آ سکتا ہے۔ تو یہ غلط فہمی، ہاں امپیکٹ ضرور کریٹ ہوگا اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں۔ باقی اگر آپ نے ملٹری انسٹالیشنز کو اٹیک کرنا ہے، وہ تو آپ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ نیوکلیر پروگرام کو آپ نے اٹیک کر کے دیکھ لیے، اسماعیل ہانیہ کو آپ نے شہید کر کے دیکھ لیے، تہران پر، ایران کے مختلف شہروں پر براہ راست اٹیک کر کے نتائج آپ نے دیکھ لیے۔ کیا آپ اس رجیم کو بدل سکے؟ آنسر از نو۔ مگر دوسری طرف ہمیں اس بات کو بھی سوچنا ہے کہ ایک طرف تو امریکی تیاری تو بڑی واضح طور پر ہمیں دکھائی دے رہی ہے، ان کے طیارے اڑ رہے ہیں، ان کے میزائل، کروز میزائل تیار ہو رہے ہیں، اور وہ اپنے عملے کو بھی بلا رہے ہیں عرب ملکوں سے۔ ایران کیا کر رہا ہے؟ ایران کے اندر ایک جوش ہے، ایران کے اندر ایک آپ کو کلیئرٹی آف تھاٹ اس مرتبہ دکھائی دے رہی ہے۔ ایران کو یہ غلط فہمی بالکل نہیں ہے کہ امریکہ حملے کی غلطی نہیں کرے گا۔ ایران کو پتا ہے کہ امریکہ یہ حرکت کرے گا، اور ایران ماضی کے تجربے سے بہت کچھ سیکھ چکا ہے۔ ایران کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اس ہاتھی کی دم کہاں پر ہے، اور اس کی ناک کہاں پر ہے، اور اس ہاتھی کے دانت کہاں پہ ہیں جس کو پکڑنا اور کنٹرول کرنا ہے۔ تو اس مرتبہ ایران بہت کانفیڈنٹ ہے، اور اس مرتبہ ایران نے
डिप्लोमेटिक चैनल्स को भी इंगेज किया और एक पूरी शतरंज सजाई गई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये अमेरिका का ग्रेटर प्लान भी है। अमेरिका बुनियादी तौर पर पूरे मशरिक़ वुस्ता को जंग का मैदान बनाना चाहता है। ये जंग बज़ाहिर तो तेहरान से शुरू होगी, मगर ये जंग फैलती फैलती ये सऊदी अरब तक जाएगी, ये कतर तक जाएगी, ये ओमान तक जाएगी, ये बहरीन तक जाएगी, ये मुत्तहिदा अरब अमारात तक जाएगी, ये फैलेगी। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज करेगा। और ये कैसे इंक्रीज करेगा? यानी बज़ाहिर तो अमरीकी जहाज उड़ेंगे और उड़कर तेहरान पर अटैक कर देंगे। अब ईरान के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि वो अमेरिका पर बराह रास्त जाकर हमला कर दे। तो ईरान के पास ऑप्शंस क्या है? ईरान के पास सिंपल ऑप्शन ये है कि जहां जहां अमरीकी अड्डे अवेलेबल हैं वो उनको टारगेट करेगा। और खैर से जितने ही अरब ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक, वो सारे अमरीका के पिट्ठू हैं, अमरीका के इत्तेहादी हैं। और इनडायरेक्टली ये हमले कतर पर होंगे, सऊदी अरब पर हो सकते हैं, ओमान पर, बहरीन पर, तुर्की पर, इन तमाम अरब मुल्कों पर जो मशरिक़ वुस्ता के हैं, इन पर तो होंगे। अब जब ये हमले होंगे तो फिर आप ये नहीं तय कर सकेंगे कि कौन सी टेरिटरी दफाई रहेगी और कौन सा टारगेट जो है वो सिविलियन टेरिटरी में चला गया। तो फिर अरबों की और ईरानियों की एक नई जंग शुरू हो जाएगी। ऑब्वियसली जब कोलैटरल डैमेज होगा, जब सिविलियन आबादी हिट होगी, टारगेट होगी, तो अमेरिका तो लड़ा के निकल जाएगा। पीछे कौन रह जाएगा? पीछे ये लूजर रह जाएंगे और ये वो लोग रह जाएंगे जो अमेरिका के तादी हैं। बज़ाहिर तो ये सारे के सारे मुल्क ये ड्रामा कर रहे हैं कि जनाब हम तो अमेरिका को समझा रहे हैं, मगर अमेरिका नहीं समझ रहा। तो जब अमेरिका नहीं समझ रहा तो फिर ईरान कैसे समझेगा? हाँ, एक टारगेट ऐसा जरूर है जो बड़ा सॉलिड टारगेट है, और वो इसराइल है कि ईरान बराह रास्त टारगेट करे तल अवीव को, इसराइल को, और इसको एक पंचिंग पैड के तौर पर यूटिलाइज करे तो इस गेम को कन्वर्ट कर सकता है, इस चीज को कन्वर्ट कर सकता है। मगर यहां पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस हमले के बाद ये ईरान के ऊपर आखिरी हमला होगा। कोई गारंटी नहीं है कि ये फैसला कुन हमला साबित होगा, क्योंकि अगर ये फैसला कुन हमले होते, ये गारंटियों वाले हमले होते, तो ये माजी में 3 दफा आकर वो जा चुके हैं, ना वो फैसले हो सके हैं। ये तो बहाने हैं। कभी न्यूक्लियर प्रोग्राम का बहाना बना के हमला कर दो, कभी हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने का बहाना बनाकर हमला कर दो, कभी मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल को बहाना बनाकर हमला कर दो। अब आज की यानी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो ईरान से अभी अपडेट हुई, उसमें ये बताया गया कि एक ऐसी खातून को गिरफ्तार किया गया है जो 7 जुबानें जानती हैं। ये खातून इन हमलों के दौरान बराह रास्त इसराइली वजीर आजम के साथ राब्ते में थी। यानी अंदाजा करें कि एक ऐसी खातून ईरान के अंदर गिरफ्तार हुई है जो मुख्तलिफ जुबानों पर अबूर रखती है, जो इस पूरी खाना जंगी या एहतजाज और लड़ाई के दौरान बराह रास्त इसराइली वजीर आजम के साथ उसकी कनेक्टिविटी थी। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो मैसेज ऑफ कम्युनिकेशन है इसराइली प्राइम मिनिस्टर तक एक ईरानी खातून का पहुंचना और उसके साथ कम्युनिकेट करना, ये कितना खतरनाक और कितना सेंसिटिव है और कितना डीप है कि खवातीन को भी इसराइल जासूसी के लिए इस्तेमाल कर रहा है और ईरान के अंदर लॉन्च कर रहा है। और कितनी टैलेंटेड खातून होंगी जिनको मुख्तलिफ जुबानों के ऊपर अबूर होगा, और कितनी क्लैरिटी होगी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, इससे भी आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। बट स्टिल एक जो लास्ट चीज है, निजाम को निजाम से रिप्लेस किया जाता है। निजाम को पपेट्स के जरिए रिप्लेस कभी नहीं किया जाता। अमरीकियों की तारीख है, वो हुकूमतें गिराने के मास्टर हैं, हुकूमतें खड़ी करने के मास्टर नहीं हैं। आप अफगानिस्तान को देख लीजिए। अभी वो कह रहे हैं कि रजा पहलवी के बारे में ट्रंप खुद कह रहा है कि मुझे यकीन नहीं है कि ये ईरानी अवाम इसको कबूल करेगी या नहीं करेगी। मगर यहाँ तो मसला ये है कि क्या अफगानों ने अशरफ गनी को कबूल किया, हामिद करजई को कबूल किया? आपने हुकूमतें खड़ी की अफगानिस्तान में, कहाँ है वो अशरफ गनी, कहाँ है वो हामिद करजई, कहाँ है वो हुकूमतें? और फिर इसी तरीके से इराक देख लीजिए। यानी जहां जहां आप गए हैं तबाही की दास्तान छोड़ कर आए हैं।
تو ایرانیوں کے لیے اگر یہ رجیم بھی چلی گئی، بہت بری ہی صحیح، ڈکٹیٹر ہی صحیح، ہزار خامیاں ہی صحیح، مگر رجیم ایرانی تو ہے۔ اگر رجیم اسرائیلی آ گئی، رجیم CIA کی لانچ کردہ آ گئی، موساد کی آ گئی، تو ایرانیوں کے لیے یہ کسی قیامت سے کم نہیں ہوگی، کیونکہ ایرانیوں کو جن مسائل کا سامنا ہے وہ مسائل پیدا کرنے والے ہی یہ ہیں جو آج مسئلے کو حل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے، جنگ کب شروع ہوگی، حملہ کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، اور ان کے ٹارگٹس کیا ہوں گے اور اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔